हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलौन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हम चैप्टर पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी तक चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, है ना। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ में एलिमेंट और कंपाउंड्स आ जाते हैं, ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, जहाँ पर होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को हमने पढ़ा था। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल हमने देखे थे, कुछ एक्टिविटीज़ भी हमने यहाँ पर देख ली थी। इसके अलावा फिर हमने बात की कि सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। कोलाइडल क्या है, ठीक है, इन तीनों के बारे में। अच्छा, ये सस्पेंशन, कोलाइड और जो हमारा सॉल्यूशन है, इन तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। जहां पर बीच बीच में कुछ और टॉपिक जैसे कि टिंडल इफेक्ट था, उसको हमने देख लिया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, लाइट का पाथ जो है कहाँ पर विजिबल होता है, कहाँ पर विजिबल नहीं होता है, ये हमने देख लिया था। बाकी तीनों की प्रॉपर्टीज तो देख ही ली थी। साथ साथ कोलॉइड में हमने देख लिया था कि डिस्पर्सिंग फेज, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज किसकी तरह होता है, सॉल्यूट की तरह होता है। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज को सस्पेंड किया जाता है, वो हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। ठीक है, तो ये हमने सारे पढ़ लिए थे। और इसको भी हमने देख लिया था कि एरोजॉल क्या होता है, फोम क्या होता है, जेल क्या है, सॉल क्या है। तो ये सभी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली थी, समझ भी ली थी। फिर हम बात कर रहे थे अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक्स की, जहां पर हमने डिस्टिलेशन पढ़ लिया था, इसके अलावा सब्लिमेशन पढ़ लिया था, फिल्ट्रेशन पढ़ लिया था, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पढ़ ली थी। तो काफी सारी सेपरेशन की टेक्निक्स भी हमने पढ़ ली थी। चलिए तो आगे आप चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कुछ और टेक्निक्स जो है हमें आज पढ़नी है और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अच्छा एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, तो बनेगा एरोसॉल। डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, तो भी क्या बनेगा, एरोसॉल। इसके अलावा डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस है, डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। और लिक्विड यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही लिक्विड है, तो बनेगा इमल्शन, जैसे कि मिल्क है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, तो बनेगा सॉल। डिस्पर्स फेज अगर है हमारा गैस और डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड, तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम अगर सॉलिड है, तो बनेगा जेल। और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों अगर सॉलिड सॉलिड हैं, तो बनेगा सॉलिड सोल। क्लियर है इतना। चलो, तो इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। तो टेक्निक्स में बच्चों इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, तो ये चारों टेक्निक हमने पढ़ ली थी। अब हमें क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं इसे। चलो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। अब बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को समझते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आप वैसे तो हायर क्लासेस में देखोगे, तो यहाँ पर हम एक अलग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस टेक्निक में होता क्या है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन की ये एक टेक्निक है। ठीक है, अब इसके लिए अलग इक्विपमेंट्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए, और क्रोमेटोग्राफी अलग अलग तरह की होती है। यहाँ पर हम सिंपल पेपर क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट। जो कलर रंगीन कंपोनेंट है, कलर्ड कंपोनेंट है, उनको किसी लिक्विड से, फिल्टर पेपर की मदद से या किसी ब्लॉटिंग पेपर की मदद से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कलर्ड कंपोनेंट को। कैसे, चलिए तो देखते हैं। इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये हमारा है पेपर, फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर। इस पर हमने डाल दिया है ये कलर। तो ये है किसी पेन का, हम लगा सकते हैं, पेन का डॉट हम लगा सकते हैं, देख सकते हैं उसमें क्या क्या मिक्स हुआ है, उसके कंपोनेंट भी सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डॉट हमें यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर हमें जो है इस लिक्विड से इसको बेयरली टच करवाना है, थोड़ा सा टच करवाना है। फिर हम देखेंगे ये आगे की तरफ बढ़ता है और इसके सारे कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको रीड आउट करते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ द स्ट्रिप। तो स्ट्रिप के एक एंड पर इस तरीके से हमें क्या करना है, इंक की एक बूंद डालनी है ऑफ फिल्टर पेपर, एंड डिप द एंड, इस एंड को हमें डिप करना है टू द पेपर इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर।
एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या है पानी है, उसमें हमें इसकी टिप को डिप करवाना है, ठीक है। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्ड कंपोनेंट। अब इंक क्या है, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर हो सकती है। द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड गेट सेपरेटेड। और जो कंपोनेंट पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो जल्दी सेपरेट होगा, ज्यादा जल्दी क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा जल्दी जल्दी, और यहाँ पर सेपरेशन हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इंक स्पॉट है, ये है वाटर लेवल। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये वाटर लेवल क्या होगा, अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ेगा, और इस तरीके से हमें यहाँ पर कंपोनेंट क्या दिखेंगे, सेपरेट होते हुए दिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस तरीके से हमें जो है सेपरेशन देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है। कई जगहों पर इसे यूज किया जाता है इसी तरीके से सेपरेशन के लिए। क्लियर है इतना? चलिए, तो टेक्निक को आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। चलो, तो डिस्टिलेशन को अब अच्छे से समझते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड। अच्छा बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने इमिसिबल लिक्विड के सेपरेशन का मेथड पढ़ा था। इमिसिबल लिक्विड यानी कि जब दो लिक्विड आपस में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा पानी में हमने तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, ये कोई सा भी ऑयल मान लो, कैरोसिन ऑयल डाल दिया, तो दोनों क्या होंगे, आपस में घुलनशील नहीं होंगे, सेपरेट अपने आप ही हो जाएंगे वैसे तो। फिर हम इसे क्या करते हैं, दूसरे मेथड से सेपरेट भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे डिकेंटेशन मेथड से हम सेपरेट कर भी रहे थे दो इमिसिबल लिक्विड को, लेकिन यहाँ पर हम सेपरेट कर दें दो मिसिबल लिक्विड को, यानी कि जो आपस में घुले हुए होते हैं, जैसे हम कहें वाटर और विनेगर, ये भी क्या है, दो मिसिबल लिक्विड का एक मिक्सचर है, ठीक है। तो इस तरह के जो मिक्सचर है उनको हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं बाय बॉइलिंग द मिक्सचर एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर। तो कैसे करते हैं, पहले हम मिक्सचर को बॉयल करते हैं, फिर कूल करके इसके वेपर्स को कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस करना यानी कि जो वेपर है गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में लाना, इसे कंडेंस करना या कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलो प्रोसेस कैसे है, फिलहाल हम सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ रहे हैं, फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके का सेटअप आप देख पा रहे हो, इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। किन का, जिन दोनों लिक्विड के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो वो ज्यादा हो, सफिशिएंट हो, ठीक है, दोनों के बीच में। मान लो हमने यहाँ पर लिया है एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में काफी अंतर होता है, वाटर के और एसीटोन के दोनों के, ठीक है। चलो, तो इफ अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड, तो एसीटोन और वाटर का एक मिक्सचर है, इसे हमने हीट करना है इन अ डिस्टिलेशन apparatus। तो इस तरीके से ये हमारे पास डिस्टिलेशन apparatus है। तो देखो ये है हमारा मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर, एसीटोन और वाटर का। ये हमारा है डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसको आप देख पा रहे हो। ये लगा है यहाँ पर थर्मोमीटर, यहाँ पर लगा है एक कंडेंसर, कंडेंसर में है वाटर आउटलेट, और ये है वाटर इनलेट। यहाँ से वाटर डाला जाता है ठंडा पानी, और यहाँ से जो है वाटर आउटलेट यानी कि बाहर आता है वो ठंडा पानी। यहाँ पर एक रखा गया है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब कंडेंसर में क्या है, कोल्ड वाटर है, तो अगर यहाँ से कोई भी वेपर जाती है तो वो वेपर क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, यानी कि कूल हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होकर के उसको हम इस तरफ क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, या किसी जैसे कि यहाँ पर है टेस्ट ट्यूब, उसमें इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, देखो हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को करना है हीट। ये यहाँ पर है बर्नर रखा हुआ, द एसीटोन विच हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो एसीटोन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है कम। देन वाटर फर्स्ट बॉइल्स एंड कूल एंड कंडेंस एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। तो पहले क्या होता है, देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एसीटोन का वो पानी से कम है, तो जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो पहले बॉयल कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि एसीटोन बॉयल होगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एसीटोन के बनेंगे वेपर, वाटर के नहीं बनेंगे, क्योंकि वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का तो काफी कम है बॉयल वाटर के कंपैरिजन में। तो वो जल्दी बॉयल होना शुरू करेगा, जल्दी उसके वेपर्स बनेंगे, तो हम इसे हीट करेंगे। जैसे एसीटोन अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इसके ये इस तरीके से वेपर्स बनने लगेंगे। अब ये वेपर्स जाएंगे ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे ये वेपर्स जाएंगे यहाँ पर,
फिर इस कंडेंसर से होते हुए यहाँ से वेपर क्या होंगे, कंडेंसर में कूल डाउन होंगे, यानी कि ठंडे हो जाएंगे। अब कंडेंसर में कूल डाउन होकर के इस तरीके से वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के इस तरीके से हम उसे इस तरीके से इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो एसीटोन है इसे हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। सारा एसीटोन क्या हो गया, यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिया, सेपरेट कर लिया। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया है वाटर। क्लियर है? तो ये है डिस्टिलेशन, जिसको हम सिंपल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। तो इस तरीके का एपरेटस हमें चाहिए, इस तरीके का सेटअप हम करते हैं और हम दो मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है तो। ठीक है, चलिए। तो बहुत इजी ये टेक्निक थी। ठीक है, बहुत इजी ये टेक्निक थी। अब आपको समझ में आ गई होगी, तो आपको ये नोट कर लेना है, या इसका ये जो आप ये ड्रॉ कर सकते हो, ये पूरा जो सेटअप हमने बनाया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जैसे डिस्टिलेशन था। ठीक है, चलो। इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड। अब अभी तक तो देखो डिस्टिलेशन में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें 2 मिक्सेबल लिक्विड का मिक्सचर होगा उसे हम कर लेंगे। यहाँ पर है 2 और मोर, या 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जो मिक्सचर है उसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं। whose difference in boiling point is less than 25 K। अब जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन यानी कि 25 केल्विन से कम होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। द apparatus used for fractional distillation is similar to the use for simple distillation। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए भी उसी apparatus को यूज किया जाएगा जो हमने सिंपल डिस्टिलेशन में यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही apparatus, सेम वही हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके अंदर मिक्सचर हमारा फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर एक चीज और लग जाएगी, यहाँ पर लग जाएगा ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, फिर सेम वैसे ही वाटर आउट, वाटर इनलेट, ये कंडेंसर यहाँ पर भरा जाएगा कोल्ड वाटर। बाकी सब चीजें सेम है, यहाँ पर थर्मोमीटर, बाकी सब चीजें सेम है, बस एक यहाँ पर लग जाएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, except that the fractionating column is fitted between distillation flask and condenser। तो कंडेंसर और डिस्टिलेटिंग फ्लास्क जो हमारा है, डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है, उसके बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आ जाएगा। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हैज ग्लास बीड्स which increases the surface for the vapor to cool and condense। तो आप देख सकते हो इसमें ग्लास बीड्स हैं, जो क्या करेगा, सरफेस को इंक्रीज कर देता है, जिसकी जो वेपर को कूल कर लेते हैं और कंडेंस कर लेते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, चलो। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ, तो ये पेट्रोलियम जो है, सेपरेटिंग द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। तो जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम के भी अलग अलग संघटक होते हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, पेट्रोलियम में बच्चों कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है। इतने सारे जो है कंस्टिट्यूएंट होते हैं पेट्रोलियम में। तो उन सभी को हम अलग अलग करते हैं, कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से। इसके अलावा जो हमारी एयर है, तो एयर हम जानते हैं, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें कई सारी गैसेस हैं, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, अदर गैसेस हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। तो उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से। कैसे करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना नोट करना है कि इसका जो ये apparatus है, ये सेम यही यूज होगा जो हमने सिंपल डिस्टिलेशन में यूज किया, लेकिन सिर्फ इसमें एक ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नया लग जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हम पेट्रोलियम गैस जैसी चीजों, जो एयर है, ठीक है, उन्हें यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, उसके जो अलग अलग कंपोनेंट है उन्हें अलग कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलो पहले आप इतना नोट करो, फिर देखते हैं कैसे कर सकते हैं सेपरेट। देखते हैं यहाँ पर, जैसे एयर के कंपोनेंट को कैसे हम सेपरेट करेंगे। चलिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, द कंपोनेंट ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेटअप है वो हमें ऐसा ही रखना है। क्लियर?
चलिए, तो एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो हम क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस किया जाता है, कैसे, उसके प्रेशर बढ़ा करके, है ना, प्रेशर को बढ़ा करके हम एयर को कंप्रेस कर सकते हैं। एयर गैस ही, तो गैस को कंप्रेस किया जाता है प्रेशर बढ़ा करके, और कूल किया जाता है टेम्परेचर को घटा करके, ठीक है। तो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर उसे कूल किया जाएगा, जिससे हमें मिलेगी क्या, लिक्विड एयर। तो ये रही एयर जो अभी है गैसियस फॉर्म में, इसे कंप्रेस करके और कूल किया जाएगा प्रेशर को बढ़ा करके और टेम्परेचर को घटा करके, ठीक है। तो हमें मिलेगी लिक्विड एयर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, और ऐसे हमें मिलेगी लिक्विड एयर। अब देखो अब आगे क्या होता है, द लिक्विड एयर इज देन अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब इस एयर को धीरे धीरे वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, किसके लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब जो है जब हम इसको वार्म करते हैं, ठीक है, अब हमने देखा है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला था ना, तो यहाँ पर ये जो कॉलम है, जब हम इसको यहाँ पर इस फ्लास्क में वार्म करते हैं लिक्विड एयर को, तो धीरे धीरे वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठेगी और जिस कॉलम में अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने अपने कॉलम में चली जाती है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, व्हेन द डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट एट डिफरेंट हाइट। तो डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट हाइट पर सेपरेट होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसका ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, वो लेट में होगा, है ना, सेपरेट। जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी सेपरेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाते हैं। तो अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। जैसे बात करें बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीजन की है 183, आर्गन है 186, नाइट्रोजन है 196। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके से गैसेस को सेपरेट किया जा सकता है। तो ये सिंपल सा था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमने दोनों तरह के डिस्टिलेशन पढ़ लिए हैं, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन जो सिंपल ही है, इसमें हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के बीच में अगर डिफरेंस है तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या हम कहें कि सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे हमने एसीटोन और वाटर को किया, अब एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी कम है वाटर से, तो इस वजह से हमने क्या किया, उसको बॉईल किया, एसीटोन के वेपर बने, एसीटोन के वेपर आगे कंडेंसर में जाकर के कंडेंस होकर के लिक्विफाई हुए, और हमने एसीटोन को अलग से सेपरेट करके इकट्ठा कर लिया और वाटर हमारा अलग हो गया। सेम ऐसे ही पेट्रोलियम को और जो एयर है उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं इस टेक्निक से। तो यहाँ पर स्टेप भी लिखे हुए हैं, आप इसे भी नोट कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वह प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉलिड को क्रिस्टलाइजेशन से प्योरिफिकेशन हमें पढ़ना है। चलिए, तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करना, ठीक है, प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यानी कि प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन करना, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्या ऑब्टेन कर रहे हैं हम, प्योर सॉलिड ही ऑब्टेन करें लेकिन क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है। बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर प्योर कॉपर सल्फेट उसके सॉल्यूशन से ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। जैसे आप देखो ये हमारा इम्प्योर कॉपर सल्फेट, अगर हमें प्योर कॉपर सल्फेट चाहिए तो उसकी क्रिस्टल हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से। कैसे करेंगे उसे देखते हैं। डिसॉल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर में हमें क्या करना है, 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना है। वाटर की अमाउंट मिनिमम रखनी है, काफी ज्यादा यानी कि मैक्सिमम हमें नहीं रखनी है, मिनिमम रखनी है। फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। अब क्या कर लेना है, इस मिक्सचर को फिल्टर कर लेना है ताकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर ही रह जाएं एज अ रेजिड्यू, और जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें प्योर कॉपर ही होगा, ठीक है। इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश लेकर के नीचे से बर्नर रख करके चाइना डिश में सॉल्यूशन डाल करके हमें क्या करना है, इसे इवेपोरेट करना है, हीट करना है, हीट करके इवेपोरेट होगा टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले, ठीक है।
कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर। अब इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से कवर कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे हमें क्या दिखेगा, तो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल बनते हुए हमें दिखेंगे। धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। ये जो क्रिस्टल होंगे ये कैसे होंगे, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होंगे। क्लियर है इतना? तो इतना ही है सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइजेशन में। क्लियर है इतना? चलिए तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज की। ठीक है, अब हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जैसे प्योर सब्सटेंसेस क्या है, मिक्सचर्स क्या है, काफी रिएक्शन भी हमने चैप्टर में देखी, काफी सारी चीजें। फिर हमने आज सेपरेशन के बारे में बात की, सेपरेशन के अलग अलग टेक्निक्स को देखा। ठीक है, काफी सारी जो कुछ टेक्निक्स ऐसी थी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ बिल्कुल नई टेक्निक्स थी, वो सारी हमने देख ली। अब बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे आपने अपने आसपास चेंजेस तो देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, हम अपने आसपास डेली कुछ ना कुछ चेंज होते हुए देखते हैं ना। जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो खाने को पकते हुए देखते हैं, पानी को गर्म होते हुए देखते हैं। ठीक है, अगर हम सब्जी है तो उसे पहले पूरी होल एक सब्जी पूरी होती है, फिर उसे हम काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो वो भी क्या है, एक चेंज है। अगर हम डेली एक एप्पल खाते हैं तो उसे काट लेते हैं, तो एप्पल क्या है, पूरा जब वो है तो पूरा है। ठीक है, जब हम उसे बीच से काट ले रहे हैं तो वो दो पार्ट में भाग मतलब दो भागों में बंट जा रहा है, जिसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे से लेकर के बड़े से बड़े चेंजेस को हम अपने आसपास डेली होते हुए देखते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि ये सारे चेंजेस हैं, लेकिन इन चेंजेस को हम बांटते हैं दो कैटेगरीज में, एक है हमारे फिजिकल चेंजेस, एक है हमारे केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है, कैसे हमें पता चलेगा? ठीक है, चलो, तो ऐसे चेंजेस जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा होगा, ठीक है, जो ज्यादातर रिवर्सिबल होंगे, यानी कि जिन्हें रिवर्स किया जा सकता हो, जैसे पहले जैसे थे पहले जैसे बनाया जा सकता हो जिसे दोबारा से। ठीक है, तो ऐसे जो चेंजेस होंगे वो होंगे बच्चों हमारे फिजिकल चेंज, जहां पर शेप में साइज में सिर्फ इन्हीं चीजों में डिफरेंस आएगा, इसके अलावा कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनेगा। जैसे अगर हम बात करें पानी का उबलना, तो पानी को हम उबाल रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, पानी उबल रहा है, यानी कि पहले पानी ठंडा था अब उबल रहा है। ठीक है, यानी कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, धीरे धीरे वो वेपर फॉर्म में भी चेंज हो जाएगा। पहले वो लिक्विड था, लिक्विड से गैस में बदल रहा है, फिर उसी वाटर को हम कंडेंस करके वापस क्या कर सकते हैं, लिक्विड में बना सकते हैं, उसको फ्रीज करके बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को मेल्ट करके वापस से लिक्विड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, तो देखो, हम सॉलिड से बर्फ से, मान लो हमारे पास ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ से क्या बना सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं, यानी कि इसको पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पानी से इसको गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब गैसियस स्टेट से इसे वापस लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से इसे वापस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो जब हम ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इतना मान लो कि सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं जब, तो क्या यहाँ पर कोई नया पदार्थ बन रहा है? देखो, कोई नई चीज तो नहीं बन रही है ना। पहले पानी क्या सॉलिड फॉर्म में है, अब उसको बस हमने क्या कर लिया है, हीट कर लिया है, तो उसको लिक्विड में चेंज कर लिया है। तो क्या कोई नया पदार्थ यहाँ पर बना? जो पानी है अभी भी H2O ही है, पहले भी H2O ही था, तो कोई इसकी जो रासायनिक संरचना है क्या उसमें कोई चेंज आया? नहीं आया, है ना। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहा जाएगा, फिजिकल चेंज। दूसरी चीज देखो, इन्हें रिवर्स भी किया जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है और लिक्विड से वापस सॉलिड भी बनाया जा सकता है। मान लो हमारे पास है एक एप्पल, ठीक है, इस तरीके से इस एप्पल को हमने बीच में से काट लिया, अब ये एप्पल कुछ ऐसे दो भागों में बट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले पूरा था अब आधा हो गया, आधे आधे दो टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, चेंज हो रहा है, क्या ये भी फिजिकल चेंज ही है? क्योंकि देखो, इसे तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, कटे हुए एप्पल को वापस पहले जैसे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। लेकिन क्या यहाँ पर कोई नया पदार्थ बना, कोई नई चीज बनी? नहीं बनी ना। एप्पल पहले भी एप्पल ही था, अभी भी एप्पल ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नई चीज नहीं बनी, तो ये कैसा चेंज हो गया, ये हो गया हमारे फिजिकल चेंज। ठीक है, ये होते हैं फिजिकल चेंज। जरूरी नहीं वो हमेशा रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमेशा होंगे।
ठीक है, चलो। तो ये हो गए फिजिकल चेंज। अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, जैसे हम दूध से बनाते हैं दही, क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। दूसरी चीज, दूध से क्या दही बनने पर कोई नई चीज बनी? हाँ बिल्कुल, एक नई चीज बनी है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। इसका टेस्ट, इसकी स्मेल, इसकी हर एक चीज क्या होगी? मिल्क से डिफरेंट होगी, बिल्कुल होगी। तो ये कैसा है? ये कैसा चेंज है? ये है एक केमिकल चेंज, जहां पर कोई नया पदार्थ बनता है, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, और जो इरिवर्सिबल होते हैं, जिन्हें उल्टाया नहीं जा सकता, वो होते हैं हमारे केमिकल चेंज। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे इनकी। चलो तो इसे रीड करते हैं। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट इन अ फिजिकल चेंज because it does not change composition and chemical nature of the substance। जहां पर इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है स्टेट में, जैसे सॉलिड से लिक्विड तो लिक्विड से सॉलिड, वहां पर क्या होगा? हमेशा वहां पर हमेशा होगा फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर जो कंपोजिशन है, संरचना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, जैसे आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, जो हमने अभी एग्जांपल देखा, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग हैं। जैसे आइस की अलग प्रॉपर्टीज हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। लिक्विड की अलग प्रॉपर्टीज हैं, और वाटर वेपर की जो पार्टिकल्स हैं उनकी अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन केमिकली ये सारे कैसे हैं? रासायनिक तरीके से ये सारे क्या है? सेम है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। ठीक है। वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम वाटर की बात करें और कुकिंग ऑयल की बात करें, दोनों ही लिक्विड है, लेकिन दोनों की ही केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इनके जो ऑर्डर है, यानी कि स्मेल है, वो डिफरेंट है। इनफ्लेमेबिलिटी भी डिफरेंट है। ऑयल बर्न्स इन एयर, ऑयल क्या करता है? एयर में बर्न होता है, जबकि वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। वाटर क्या करता है? फायर को बुझा देता है, एक्सटिंग्विश करता है। ठीक है, तो इनकी क्या है? जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग है। क्लियर है इतना? चलिए, तो इतना नोट कीजिए आप। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।